नमस्कार, आपके शहरों की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले खबर बड़ी है। परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद इलाहाबाद में लोक सेवा आयोग के सामने आयोग के चेयरमैन अनिल यादव का पुतला फूंक दिया गया। इस वक्त की खबर, छात्रों ने अनिल यादव को बर्खास्त करने की मांग की। अनिल यादव जो अपने पद के कारण, अपने काम के कारण सवालों के घेरे में रहते हैं। कोर्ट तक ने हालांकि अनिल यादव की भूमिका पर किस तरीके से कार्यप्रणाली को वो अंजाम दे रहे हैं चेयरमैन बनने के बाद, उस पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन आज जिस तरीके से पहली पाली का जो पर्चा लीक हुआ है, उसके बाद रद्द हुई है परीक्षा, उसके बाद जो लंबे समय से छात्र तैयारी कर रहे थे वो रोष में थे और इसी कड़ी में छात्रों ने अनिल यादव को बर्खास्त करने की मांग की। कोर्ट के सामने पुतला फूंका अनिल यादव का। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार यादव पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उन पर कई संगीन मामले चल रहे हैं। बावजूद इसके इनकी नियुक्ति लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कर दी। अनिल कुमार यादव के आयोग का पद संभालते ही उन पर कई संगीन आरोप लगे। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई। कोर्ट के आदेश में अनिल यादव से जवाब मांगा गया। अनिल कुमार यादव पर खास जाति के लोगों को भर्ती करने, आश्रम के लिए अलग श्रेणी बनाने और सीसेट लागू करके मनमाने तौर पर भर्ती करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने जब आरक्षण मामले में जवाब मांगा तो आयोग की नींद खुली और आरक्षण व्यवस्था को रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पिछले 2 साल में बने बोर्ड और विशेषज्ञ समितियों के सदस्य के नाम, उनके बायोडाटा की जानकारी पर सचिव से हलफनामा मांगा। इसके अलावा आरओ की शुरुआती परीक्षा में 17 सवालों के उत्तर संशोधित करने से कितने लोग प्रभावित हुए, इस संबंध में भी जानकारी मांगी गई। कोर्ट ने यह भी पूछा कि आयोग प्रतियोगियों को ओएमआर सीट की छाया प्रति उपलब्ध क्यों नहीं करवाता। कोर्ट ने कहा कि बुलाए जाने का मौका दिए जाने के बावजूद अध्यक्ष द्वारा कोर्ट को सहयोग न करने का औचित्य है क्या। कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि विशेषज्ञों की टीम होने के बावजूद प्रश्नोत्तरों में गलतियां हो क्यों रही हैं। ये कुछ आरोप जो अनिल यादव पर लगते आए हैं। तो पहली पाली की परीक्षा रद्द होने पर लखनऊ के छात्रों में नाराजगी है। गुस्साए छात्रों ने पहली पाली खत्म होते ही अलीगंज स्थित लोक सेवा आयोग भवन पर प्रदर्शन किया, जाम लगा दिया। छात्रों ने आयोग के चेयरमैन दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। छात्रों के हंगामे को देखते हुए परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारियों को तैनात किया गया है। घटना के बाद से लोक सेवा आयोग के कर्मचारी अधिकारियों में अफरा तफरी मच गई है। कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। आयोग के एडिशनल सेक्रेटरी पीएन मौर्य हर सवाल से जवाब देने की बजाय उससे बचते नजर आ रहे हैं। वहीं आयोग का दावा है कि पूरे मामले में आयोग की तरफ से कोई लापरवाही भी नहीं बरती गई है। सर, लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने की खबर आई है, क्या हमारे यहाँ कोई बात नहीं है सर, हमारे कोई लिख नहीं हुआ है। बाहर ये सूचना मिली कि बाहर से कहीं लीक हुआ है, तो सर क्या जानकारी है आप ये बताइए। कोई जानकारी नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं। आपको क्या लग रहा है कि लीक हुआ है या नहीं हुआ है, क्या जानकारी है आपको? किसी तरह कोई गड़बड़ी नहीं है। आप कोई सूचना आपको मिली हो लीक होने की? भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। पिछले 3 वर्षों से आप लगातार देखिए तो जो आयोग है, जो परीक्षा कराता है, जो कंडक्ट करता है इस परीक्षा को, उसके अध्यक्ष लगातार विवादों के घेरे में है। अब जब परीक्षा को लेकर के, मैं तो उन मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इस पूरी खबर को दिखाया। कल रात से ही जानकारी प्रशासनिक अफसरों को मिल गई थी और ऐसे में किस तरह से परीक्षाओं की शुचिता को लेकर उत्तर प्रदेश में सवाल उठ रहे हैं, एक बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि अनिल यादव को वहां से हटाया जाना चाहिए, जो उसके चेयरमैन है। और इस पूरे मामले को, चूंकि सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल है, इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। वहीं यूपी के डीजीपी ने कहा है कि पीसीएस पेपर लीक की पूरी जांच कराई जाएगी। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई वो करेंगे। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पीसीएस प्री की परीक्षा जिस तरह से लीक होने की खबरें आ रही हैं, इसमें बात करने के लिए हमारे साथ खुद डीजीपी एके जैन साहब हैं। सर, जिस तरह से ये खबर आई है, व्हाट्सएप पे पर्चे मिले हैं, एसटीएफ लगी है, क्या पहला रिएक्शन? देखिए, सुबह सूचना आई थी, एसटीएफ को रात को सूचना मिली थी कि कुछ नंबर मिले थे कि इन नंबरों से कुछ गड़बड़ हो रही है। सुबह जब मिलान कराया गया तो ये पेपर व्हाट्सएप पे आ चुका था, इसलिए पेपर को निरस्त कराने की कार्रवाई सरकार कर रही है और हमारी एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं और जल्दी से जल्दी इसमें बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी इसके पीछे हैं, संगठित गिरोह है, उनके विरुद्ध, क्योंकि ये गिरोह की कार्रवाई है, हम गैंगस्टर एक्ट वगैरह सबकी कार्रवाई
इन सब अपराधियों के विरुद्ध करेंगे। बहुत जल्दी जेल में है। सर, ये जो पेपर का मिलान कराया गया है, कहा जा रहा है ये वही पेपर है, तो उसको लेकर क्या जो लोग हैं हमने वहीं पीसीएस से जहां परीक्षा चल रही थी वहीं से लिया है पेपर। हमारे सीनियर ऑफिसर्स को ने लिया है और मिलान किया है तो वही निकला है। जाहिर सी बात है सर, जो अभ्यर्थी हैं उनके एक मनोबल पे असर पड़ता है, किसी तरह के कोई एजिटेशन ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए। मैं सबसे यही मेरी विनम्र निवेदन है कि परीक्षा शीघ्र ही दोबारा आयोजित होगी, उसकी प्रतीक्षा करें, कानून को अपने हाथ में न लें, तैयारी करें उसकी, क्योंकि इस परीक्षा का कोई औचित्य नहीं रह जाता जब ये प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पे आ चुका है और ये आरोप लग रहे हैं कि बिक रहे हैं पेपर, कई चैनल्स में चला भी है। प्रतीक्षा करें, शांति बनाए रखें, शीघ्र ही परीक्षा दोबारा आयोजित होगी। पुलिस अपनी तरफ से सतर्क है और तमाम तरह के निर्देश अधिकारियों को भी दिए गए हैं कि अगर कोई एजिटेशन होता है तो उसको कैसे काबू किया जाए। कैमरामैन दिवाकर के साथ अमिता पारुल, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं यूपी पीसीएस परीक्षा में पेपर लीक होने के मामले में यूपी एसटीएफ ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ हो रही है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपी पीसीएस भी नकल माफिया के भेंट चढ़ गई। प्रारंभिक परीक्षा के पेपर जो लीक हुए उसके खिलाफ जी संगम की कह सकते हैं मुहिम रंग लाई है। पेपर लीक की पुष्टि होते ही सरकार ने पहली पाली की परीक्षा को ही रद्द कर दिया है। हालांकि दूसरी पाली की परीक्षा रद्द नहीं की गई है। पेपर लीक की बात से परीक्षार्थियों में नाराजगी और वो खुद को बेहद ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कहीं न कहीं छात्रों का ये गुस्सा जायज भी है जो पूरी मेहनत के साथ साल भर तैयारी करते हैं और उनके साथ ये होता है। तो पृष्ठभूमि है क्या, वो अपने दर्शकों को हम बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रश्न पत्र लीक होने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। 22 जून 2014 पर गौर करिए, सीपीएमटी की परीक्षा का पर्चा लीक हुआ था। इसको लेकर परीक्षा रद्द कर दी गई थी। एसटीएफ मामले की जांच कर रहा था। एसएससी का पर्चा लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश से इसके तार जुड़े थे। 2 नवंबर 2014 का मामला। वेस्ट यूपी हरियाणा का गैंग इसमें शामिल था। इवनिंग नाम से बनाया गया व्हाट्सएप ग्रुप से अभ्यर्थी को पेपर शुरू होने से पहले ही आंसर शीट्स भेज दी गई थी। अब इसके बाद 30 नवंबर 2014 को रेलवे भर्ती की ग्रुप डी की परीक्षा के आखिरी चरण से पहले ही उसका भी पर्चा लीक हो गया। 55 मिनट पहले एक परीक्षार्थियों को बिहार के नकल माफिया ने प्रश्न पत्र के चारों सेट सॉल्व करा दिए। इलाहाबाद में भी परीक्षा के दौरान पकड़े गए एक परीक्षार्थी के पास से अलग अलग सेट की पर्चियां मिली, तो इस बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। इस मामले में छात्रों का बवाल है। यूपी पीसीएस पेपर लीक मामले में जगह जगह छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल कुमार यादव को हटाने की मांग कर रहे हैं, जो यूपी पीएससी के अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनकी भूमिका लगातार सवालों के घेरे में है। और इस मामले में अब धड़ल्ले से कार्रवाई जारी है और इसी कड़ी में लखनऊ में 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। अगर ये वाकई दोषी निकले तो इनकी गिरफ्तारी संभव हो जाएगी, इन पर केस दर्ज हो जाएगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा मामला नहीं आया है। बोर्ड परीक्षा को, चाहे रेलवे भर्ती, सरकारी कोई भी ऐसी परीक्षा हो, उसमें अगर पेपर लीक का मामला सामने आए, दर्जनों उन छात्रों को हतोत्साहित करता है, उनका मनोबल गिराता है जो पूरे साल मेहनत करते हैं। हमारे फोन पर अवनीश विद्यार्थी, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ये 2 लोग कौन है जो हिरासत में लिए हैं अवनीश? अभी इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो लीकेज हुई है उससे संबंध है इनका, और उसी समय जो कुछ नंबर्स ट्रैक कर रही थी यूपीएससी की टीम, उसी बीच जो है इनकी कड़ी हाथ लगी और उसके बाद इनको हिरासत में लिया गया। इनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ लीड भी मिली है, उसके आधार पर कुछ और भी आगे कार्रवाई करने की बात यूपीएससी के सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो रडार पे यूपीएससी की टीमों के, और उनके भी मालिकों से पूछताछ इस मामले में की जा सकती है। अभी शुरुआती जांच है, अभी फिलहाल इन दोनों से पूछताछ चल रही है और इसके आधार पर कुछ और नंबर ट्रैकिंग पे लगाए गए हैं और उनको भी ट्रैक किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इस मामले के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी जो है वो मालूम पड़े। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते कुछ और खबरों का रुख करते हैं। इलाहाबाद में तेल पाइपलाइन से चोरी की खबर पर सख्त कार्रवाई हुई है। जी संगम की खबर का असर हुआ और मांडा के एसओआरपी गौरव को सस्पेंड इस मामले में कर दिया गया है।
हम आपको बता दें कि इलाहाबाद में इंडियन ऑयल पाइपलाइन में तेल माफियाओं ने कई जगह सुरंग बनाई, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे थे। कई जगह सुरंग बनाकर करोड़ों के डीजल पेट्रोल निकालने की घटना को अंजाम दिया। तेल चोरी का मामला सामने आने के बाद इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में हड़कंप मच गया है। मांडा इलाके में 40 मीटर लंबी सुरंग बनाकर तेल पाइपलाइन से चोरी कर दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब करछना में पाइपलाइन काटकर पाइप डालने इंडियन ऑयल की टीम पहुंची। जिले में इस तरीके का ये वाकया दूसरी बार आया है। जी संगम की खबर के बाद प्रशासन जागा है और इस मामले में कार्रवाई कर दी गई है। तो मांडा के एसओ को सस्पेंड कर दिया गया इस मामले में। आगे बढ़ते हैं, आप शामली का रुख करते हैं, जहां साधु को पंचाग्नि तापने से मना करने पर दारोगा की पिटाई के मामले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पश्चिम शरीरा के जलौली गांव का यह पूरा मामला है। इस मामले में दारोगा की पिटाई जिन 10 लोगों ने की है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। और अगली खबर भी कौशाम्बी से है। यहां प्रेमी जोड़े को उनका सर मुंडवाकर गांव में घुमाने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। कल कोखराज कोतवाली के बड़े गांव में एक घटना सामने आई थी। लड़की के परिजनों ने दोनों यानी कि प्रेमी जोड़े का सर मुंडवाकर पूरे गांव में घुमाया। अब पीड़ित लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने धारा 323, 342, 509 के तहत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर को भारत सरकार की तरफ से मदद मिलने की खबर पर यूपी टूरिज्म मंडल के पर्यटन अधिकारी दिनेश कुमार ने जी मीडिया की सराहना की। हमने खबर दिखाई थी कि मोदी सरकार ने अब आगरा स्थित उनके पैतृक गांव बटेश्वर की सुध ली। केंद्र की तरफ से इस गांव के विकास के लिए 80 लाख दिए गए हैं। हालांकि इससे के लिए बनी कुल योजना में 4 करोड़ 19 लाख पैसे के खर्च आना है। मनमोहन सरकार की तरफ से मंजूरी इस योजना की हुई थी, लेकिन मोदी सरकार को बजट जारी करने में 9 महीने लग गए। इस योजना के तहत बटेश्वर में भगवान शिव के भामेश्वर, नर्मदेश्वर, रामेश्वर मंदिरों में यमुना तट पर बने घाटों का सौंदर्यीकरण होना है। प्रदेश में फसल बर्बादी के कारण किसानों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद क्षेत्र के गांव नगला नारायण का है, जहां कथित तौर पर एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि जिलेदार नामक ये किसान काफी समय से बीमार चल रहा था। 2 बीघे जमीन पर बोई गेहूं की फसल बर्बाद होने से आर्थिक तंगी में फंसकर इसने खुदकुशी कर ली। जिलेदार अपने पीछे एक लड़का, 2 बेटियां छोड़ गया है। अब दूसरे मामले का रुख करें तो राजेपुर थाना क्षेत्र के खंडौली का है। यहां राम बिहारी नामक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राम बिहारी के पास 30 बीघा जमीन थी, जिस पर खड़ी फसल बर्बाद होने के कारण उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ा। कोई अधिकारी इस नुकसान का जायजा लेने नहीं पहुंचा। इससे तंग आकर इसने भी खुदकुशी कर ली। वहीं किसान का परिवार एक तरफ मुआवजे की मांग कर रहा है तो डीएम 20 से 50% नुकसान वालों को मुआवजा देने की बात कह रहे हैं। शाखा मारी गई, आलू गेहूं लागत लगी, सब लागत मारी गई, इसलिए घाटा पड़ गया, इसलिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। इस साल में इनका जो गेहूं की जो गेहूं, आलू, सरसों जो भी इनकी फसल थी संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी थी। इसीलिए इनकी 6 लड़कियां थी, उनकी शादी की, उनका भी खर्चा था इनके सर पे, इसलिए इनके ऊपर कर्ज अधिक हो चुका था और बैंक का भी लोन इनके ऊपर अधिक था और इसी रूप से इनकी स्थिति अधिक खराब थी। ये लोग समझ लें कि अगर कोई किसान जिसका खेत पूरा गिर गया है और उसका 50% ज्यादा नुकसान हुआ है, वो तहसीलदार के पास जाए, अपने की फोटो खींच ले खेत की और चला जाए, कह दे कि साहब मेरा पूरा नुकसान हो गया या 60% नुकसान हो गया, 50 से ज्यादा नुकसान हो गया। तुरंत तहसीलदार उसकी रिपोर्ट लिखेंगे और बड़े अधिकारी को 3-4 लेखपालों के साथ भेजेंगे। दिन भर में या 2 दिन में हम उसका जांच करवा के पूरे जिले की जांच करवा लेंगे। ऐसा जितने भी पात्र लोग होंगे उनको हम लोग जो है कोई किसी तरह की कमी मुआवजा में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल ही एकदम सदा से और बहुत ही उन्मुक्त देश कहा है कि जो जिनका क्षति हुई है उनको जरूर मुआवजा दिया जाएगा। और जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा उनके साथ इस तरीके से हो रहा है, उनका परिवार एकदम सूना हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, बर्ड फ्लू के खतरे की बात कर लेते हैं। इसको देखते हुए फर्रुखाबाद में चिकन बाजार में मंदी छा गई है। जो मुर्गा पहले प्रति किलो 100 रुपए से ज्यादा का बिक रहा था, अब उसे लोग सब्जियों के भाव तक नहीं पूछ रहे। इतना ही नहीं, अंडों की भी बिक्री कम हो गई है। जिले में हालांकि बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन लोग सतर्क हैं। बिक्री नहीं होने की वजह से चिकन उद्योग से जुड़े जो व्यापारी हैं वो परेशान हो गए हैं।
लाख लोग बैठ सकते हैं गांव में। लखनऊ में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अलग अलग क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। सम्मान पाने वाली महिलाओं में 20 ग्राम प्रधान, शिक्षिका, आईपीएस अपर्णा कुमार के नाम हैं। लखनऊ में कार्यक्रम में इन महिलाओं को सम्मानित करते हुए अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं का सम्मान करती है और इस मौके पर महिला सम्मान कोष की वेबसाइट भी लॉन्च कर दी गई। अपनी पत्नी सांसद डिंपल यादव के साथ वो मौजूद थे। जहां एसिड अटैक से जो पीड़ित हैं महिलाओं, उनको मदद करने का मौका मिला है। 20 प्रधान हैं, महिलाएं प्रधान, और कई जिन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया अपने क्षेत्र में, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, उनको भी आज सम्मान करने का मौका मिला है। और आगे बढ़ते, चीन की पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़कर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के सदस्यों की संख्या 8 करोड़ 68 लाख हो गई है। बीजेपी सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख दिनेश शर्मा ने सफलता का श्रेय केंद्र सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने बताया कि अभियान 1 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा। उनसे खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने। इस पार्टी को भी पीछे कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी, पहले तो बधाई आपको, और सवालों की शुरुआत यहां से करते हैं कि पहले पर्ची के द्वारा सदस्यता आप लोग करते थे, ये मोबाइल के कारण की तरह से और मिस कॉल करके, इसका क्या कारण था? देखिए, एक तो कारण ये था कि जो बहुत से कार्यकर्ताओं की हमेशा शिकायत रही कि उनको मेंबर बनाने के लिए रसीद बुक नहीं मिली। कहीं कहीं लोग ये शिकायत कर देते थे कि फलाना व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए उसने घर में बैठे ही सारे पैसे जमा कर दिए, 6 रुपए सदस्यता होती थी, और उसने सारी कॉपी को भर के भेज दिया, जमीनी स्तर पर कोई गया नहीं। तमाम प्रकार की खामियों को लेकर लोग आपस में इसका उल्लेख करते थे और चाहते थे कि पारदर्शी तरीका कोई ऐसा निकले जिसमें सब सदस्य बन सके। इसमें फिर प्रश्न ये उठा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर बैठे सदस्य बन जाएगा या घर जाकर उसको सदस्य बनाएंगे तो कोई भी अपराधी, माफिया, इस प्रकार का व्यक्ति सदस्य बन सकता है। तो इसका हम लोगों ने सोल्यूशन ये निकाला कि जो भी सदस्य बनेगा उसके बाद भी हम लोग अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता, जो हमारा पदाधिकारी होगा, बूथ इंचार्ज होगा, उसको भेजेंगे, लिस्ट को भेजेंगे उसके सदस्यता की, ये इसका नाम है, इसका पता है, टेलीफोन नंबर है। जब हमारा मंडल का अध्यक्ष और जिले का अध्यक्ष उसको संस्तुत कर देगा तब उसकी सदस्यता मान्य होगी। पहली बार ऐसा है कि इतनी पारदर्शिता की सदस्यता हुई कि एक सदस्य एक मोबाइल से एक बार में एक सदस्य बन सकता है। ये बात अलग है कि हमारे और सदस्य बन सकते थे, लेकिन घर में 4 सदस्य हैं, मोबाइल एक ही है, तो 3 हमारे नहीं बन पाए, एक ही बना हमारा। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमने हर घर तक पहुंच अपनी बनाई। अब जैसे 9 महीने में जो सरकार ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजनाएं तैयार करी, उनके प्रति जो पैसा कहां से लाएंगे इसको भी रखा, महंगाई दर को कम किया, ग्रोथ रेट को आगे किया, मुद्रास्फीति की दर को रोक दिया और कम की ओर बढ़ रही है। लोगों ने जाना कि अब चमत्कार हो रहा है भारतवर्ष में। तो कार्यकर्ता का लगन, कार्यकर्ता का उत्साह जिस पार्टी में होता है, जनता की आस्था उस पार्टी के प्रति बढ़ती है। इसलिए बिहार और बंगाल जहां चुनाव अपेक्षित है, आसाम जहां चुनाव अपेक्षित है, एक सकारात्मक दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। और सदस्यता अभियान ने तो 4 चांद लगा दिए। वर्तमान रजिस्टर्ड मेंबर 8 करोड़ 70 लाख है, उससे कई करोड़ हम लोग ज्यादा है। लेकिन अभी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि केवल हमारा उद्देश्य रिकॉर्ड बनाना नहीं है, जो कार्यकर्ताओं की मनोभावना है कि पूरे देश से लोग और अधिक जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए 1 माह का हमको और समय मिलना चाहिए। ये डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिनका ये कहना है कि वो मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि 1 महीने के लिए और सदस्यता अभियान को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि तमाम प्रदेशों से जो उनके पास फोन आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत से लोग अभी भी जुड़ने के लिए बैठे हुए हैं, राजी हैं, तैयार हैं, इसलिए अभियान को 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है, इस वक्त की जो स्थिति है, उसके हिसाब से बीजेपी इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है। उसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। देश आजाद हुए 70 साल होने को है, लेकिन आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे ही गांव गोंडा का विजय गढ़वा है। इस गांव के लोग खुआनो नदी को बांस, बल्ली और रस्सी के सहारे पार करते हैं।
रोजाना बांस के इस पुल से 3000 लोग गुजरते हैं। गांव के लोगों की माने तो अभी तक इस पुल से गिरकर 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसे ना तो प्रशासन का इस पर ध्यान दिया गया, ना ही जनप्रतिनिधियों का। यहां से बीजेपी सांसद कीर्तिवर्धन सिंह पुल नहीं बनने का ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ रहे हैं और जब इस बारे में डीएम से हम पूछ रहे हैं तो उन्होंने जी संगम का धन्यवाद देते हुए कहा कि जल्द ही पुल के संबंध में कोई बड़ा फैसला होगा, इसका आश्वासन उन्होंने दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।